Yes, sir. Okay, sir. Fine. Thank you. Thank you, Mishal. Thank you, Noman. Noman says no voice. Noman, that it is your issue because most of the comments that I have received here say there's echo in some. Hence, can you please see where's the echo? So mic. All right. I hope now the volume is going to be clearer. Is it fine now? Yeah, okay, fine. Perfect. Clear. Good. Topic for today is Pressy writing. Pressy writing is what we are going to talk about today. जी आप उसको जरा स्टैंड बाय रखिए, मैं बताता हूँ आपको. All right. So what we're going to talk about today is Pressy writing. And Pressy is a word from French, थोड़ा सा background, और मतलब है to express your thoughts or opinion. After having read a passage और उसको आपने अपने words में जो convert करना, that is basically Pressy writing. Making something condensed, some text. असल ज़िंदगी में हम इसकी ऑलमोस्ट डेली हमारी प्रैक्टिस होती है. कैसे होती है कि आप ऑफिस में काम करके आते हैं, घर आके कोई पूछे कि आपने क्या किया, तो फिर जो आप बताते हैं वो सारी डिटेल नहीं बताते कि मैंने इतने बजे पानी पिया, ये किया, वो किया. जनरली यू रिमूव ऑल द डिटेल्स, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, एंड प्रोवाइड ओनली द इंफॉर्मेशन विच इज इम्पॉर्टेंट. तो बिल्कुल इसी तरह जब एक पैसेज की आपको प्रेसी बनाना है तो आपको ख्याल रखना है कि उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है और जिसको आपने इंक्लूड करना होगा अपने पैराग्राफ के अंदर, और अनइम्पॉर्टेंट क्या है जिसको आपने निकालना है. यही सारा इसका ट्रिक है. इसी चीज़ को समझना ज़रूरी है. अगर ये चीज़ समझ आ जाए तो आधा काम हो गया. दूसरा आधा काम है आपका एक्सप्रेशन, आपकी लैंग्वेज जिसके थ्रू आपने उसे एक्सप्रेस करना है. इफ दैट इज ऑल्सो गुड, यानी योर एक्सप्रेशन इज क्लियर. गुड का मतलब मेरे लिए है करेक्ट. एनीथिंग विच इज करेक्टली रिटन इन द लैंग्वेज दैट इज रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड विच इज करेक्टनेस मोस्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली. तो इसका मतलब है कि आपने प्रेसी कर ली. इसके कुछ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं. तो लेट्स शेयर द स्क्रीन प्लीज. Pressy writing and comprehension. So just a minute, sorry. ये लीजिए, अब ये स्क्रीन का साइज भी बड़ा हो गया. ऑल राइट. सो हियर इट इज प्रेसी राइटिंग. आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट इट. बेसिकली व्हाट इज अ प्रेसी? It is a clear, compact, logical summary of a passage. It preserves only the essential or important ideas of the original. कि सबसे important चीज़ क्या है कि वाज़े हो, क्लियर हो, क्लियरली रिटन एक्सप्रेशन के अंदर हो, कंपैक्ट हो. जाहिर है जो टेक्स्ट है उसको आपने ब्रीफ करना होता है.
and then you have to include all the important essential elements, important ideas, thoughts that are there in the passage, and that's it. ये तो definition की हद तक है. अब इसका पूरा एक process है. Writing a précis is not just one product कि जिसमें आपने बस बैठ गए, एक passage आया सामने, उसको आपने और उसका आपने उसको brief करना शुरू कर दिया. अब ये जो brief करना है, यही सबसे important चीज़ है. ये जो ब्रीफ करना है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इसको इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं. सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रीडिंग. रीडिंग अ टेक्स्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Reading it for the first time, ये जरा हटाएंगे इसको हाँ. Read very very carefully when you want to make a précis of a text. इसको कम से कम 3 दफा पढ़ेंगे तब जाके आपको एक जनरली जो आमतौर पे जो प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, टेस्ट में दिया जाता है, ये एग्जाम में जो दी जाती है précis राइटिंग, वो कोई इतना सिंपल टेक्स्ट नहीं होता. लेकिन खैर इतना मुश्किल भी नहीं होता कि आपको समझ में ना आए. आप अगर 2-3 दफा उसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो फिर कोई इशू नहीं है कि आपको समझ में ना आए. सो जो पहला काम है वो क्या है कि रीड इट वेरी केयरफुली. और फर्स्ट रीडिंग जो है, जो मेरी सजेशन है, फर्स्ट रीडिंग के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, टॉपिक क्या बन सकता है. टॉपिक इस आइडिया का, इस पैसेज का क्या बन सकता है, ये फर्स्ट रीडिंग के बाद जनरली क्लियर हो जाता है. अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको लिख लीजिए. प्रेसी हमेशा आपने 2 ड्राफ्ट्स में बनाना है. यू हैव टू राइट अ रफ ड्राफ्ट. अपने आंसर शीट के ऊपर ही एक स्पेस जो आप चाहें, एंड के ऊपर, दरमियान में कहीं भी, you need to mark it. ऊपर clearly लिख दीजिए that this is rough work that you're going to do. एक heading दे दें पेज के ऊपर, और उसके अंदर उसके आपको you have to jot down the points जो कि आपने include करना है. So the first thing is to read the text very carefully and then अंडरलाइन है. अंडरलाइन दूसरी रीडिंग में, पहली रीडिंग क्विकली कीजिए, गो फॉर अ क्विक रीडिंग एंड ओवरऑल कंप्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट. कि इसमें ओवरऑल आइडिया क्या है, जो मैं कह रहा था कि आप एक टॉपिक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, दैट टाइटल इसका दिमाग में आ जाना चाहिए, उसको आप लिख लें. और फिर उसके बाद दूसरी रीडिंग कीजिए एंड देन स्टार्ट अंडरलाइनिंग. मार्क द इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पॉइंट्स जो ओरिजिनल टेक्स्ट में आप में से इंक्लूड करना चाहेंगे, उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए. देन तीसरी रीडिंग कीजिए. देन डू द थर्ड रीडिंग. पहली दफा अंडरलाइन कर लीजिए, फिर तीसरी रीडिंग कीजिए, सिर्फ फोकस करते हुए जो अंडरलाइन पार्ट है उसको फोकस करते हुए, और अपने आउटलाइन ड्रॉ कीजिए. अपनी प्रेसी की आउटलाइन कह लें, पॉइंट्स कह लें, जो कुछ आप इंक्लूड करना चाहते हैं. अब जब आप आउटलाइन बनाने लगते हैं या उसके मेन पॉइंट्स जॉट डाउन करने लगते हैं, तो जो आपने इंक्लूड करने हैं अपने पैसेज के अंदर, तो फिर आपको जिन चीजों का ख्याल रखना है कि क्या चीज एक्सक्लूड करनी है. इंक्लूड तो अंदाजा हो जाता है एक पैसेज को पढ़ने के बाद जब आप टाइटल उसका, या ये जो आपके क्वेश्चंस हैं सारे, इनको मैं भी कुछ देर के बाद जवाब दूंगा. स्पॉग में खटक हैं और हसान अहमद हैं. आई विल रिप्लाई टू यू लेटर. Let me just finish what I am saying. You can keep posting the questions that pop in your mind and I'll return to them to answer them one by one. Okay, so underline कर लिया आपने. उसके बाद जो दूसरा मैं इशू कह रहा था वो है कि क्या चीज अंडरलाइन करनी है. सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल मैंने कहा. अब कैसे पता चलेगा सारे वर्ड
हमें कि which one is important, वो जनरली हमें अल्लाह ताला ने, जिसे हम कहते हैं कॉमन सेंस, वो दिया होता है. उससे पता चल जाता है कि आइडिया क्या है, थॉट क्या है, मेन चीज क्या है. और उसको इलेबोरेट करने के लिए राइटर्स जो हैं जनरली जब कोई एक आइडिया, प्रोपोजिशन, कोई चीज बताते हैं तो उसके बाद फिर वो उसको इलेबोरेट करने के लिए एग्जाम्पल्स देते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, डिटेल्स बताते हैं. वो सारी की सारी जो हैं वो अननेसेसरी होती हैं, उनको हम निकाल सकते हैं, उन डिटेल्स को हम छोड़ सकते हैं. तो अंडरलाइन जब करेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि जो इसके आपकी समझ के मुताबिक, आपके कॉमन सेंस के मुताबिक जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो क्या हैं. और वो जैसे मैंने बताया कि कोई आइडिया होगा, कोई थॉट होगी, और वो कॉमनली हम इतने भोले नहीं हैं कि हमें समझ में ना आए, हमें आ जाता है. अच्छा, उसके बाद जब आप रफ ड्राफ्ट या आउटलाइन उसकी बना रहे हैं तो आपने जनरली उसको रीफ्रेज करना होता है. रीफ्रेज, या कुछ लोग कहते हैं जी अपने लफ्जों में लिखना होता है. अब ये जो अपने लफ्ज हैं ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसको लोग क्या से क्या माने ले जाते हैं. अपने लफ्जों का ये मतलब नहीं है कि एक पैसेज जो कि मिसाल है 300 लफ्जों का है और तो वो जो है वो आप उसको उसकी प्रेसी बनानी है तो आपको पता है कि 1/3 बनानी है, 100 लफ्ज 100 वर्ड्स के अंदर इट शुड कम इन 100 वर्ड्स. तो फिर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने वो 100 वर्ड्स उसी प्रेसी में से लेके रीफ्रेज करने. हर लफ्ज का आपको सिनोनिम नहीं चाहिए. ये दिमाग में हमारे बैठ चुका है कि जनाब हमने सिनोनिम्स ढूंढने हैं. अगर हम सिनोनिम प्रॉपरली लगाएंगे तो फिर हम प्रेसी लिख पाएंगे. अगर हमें सिनोनिम्स नहीं आते होंगे तो फिर हमारी बात नहीं बनेगी. ऐसा नहीं है. बहुत से वर्ड्स हैं जिनको जो अगर रिपीट हो रहे हो तो आप उनकी जगह एक दफा एक लफ्ज यूज करके दूसरी दफा सिनोनिम यूज कर सकते हैं. लेकिन ये असूल नहीं है, ये प्रेसी का असूल नहीं है कि आपने प्रेसी में से कोई लफ्ज नहीं लेना. देखिए, एक एग्जाम्पल आपको दूं कि अगर कोई टेक्स्ट, कोई पैराग्राफ है जिसमें एजुकेशन के बारे में कोई चीज डिस्कस की गई है, सम सेलिएंट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एजुकेशन, तो आप बताइए एजुकेशन का कोई आपके पास दिमाग में क्या सिनोनिम आ सकता है? उसको ट्रेनिंग कर देंगे तो मतलब ही चेंज हो जाएगा. ठीक है, उसको मतलब क्या कहेंगे आप? एजुकेशन को एजुकेशन ही कहेंगे, नॉलेज को नॉलेज ही कहेंगे. तो ये सर्टेन, एवरी पैसेज हैज सर्टेन की टर्म्स. आपने एब्स्ट्रैक्ट देखे होंगे आप लोग, तो उसमें देखा होगा जो एब्स्ट्रैक्ट्स वगैरह लिखे होते हैं उनके नीचे लिखे होते हैं कीवर्ड्स. इसी तरह कोई भी जो पैसेज है, पैराग्राफ है, उसके कीवर्ड्स होते हैं. उनको अगर आप हटा देते हैं, उनको अगर आप चेंज कर देते हैं तो सेंस कहीं का कहीं चला जाएगा और जो बात आप कहना चाहेंगे वो बात नहीं हो पाएगी. लिहाजा इस तरफ ध्यान मत दें कि आपको नए लफ्ज चाहिए, उन्हीं लफ्जों को इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने लफ्जों का मतलब है रीफ्रेज करना है, रीस्ट्रक्चर करना है. 2, 3, 4 चीजें मिला के आपने इकट्ठी करनी है. ठीक है, उससे रीफ्रेजिंग पॉसिबल होती है. तो ये आउटलाइन बना लिया आपने. जब आउटलाइन बन जाती है देन यू आउटलाइन बनाते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है, कि क्या ओमिट किया जाए वो मैंने बताया ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपके सामने आ रहा है. ओमिट ऑल अननेसेसरी इंफॉर्मेशन और लॉन्ग फ्रेजेस विच कुड बी रिप्लेस्ड बाय वन वर्ड. ये पॉसिबल होता है करना, लेकिन डेफिनेटली इसके लिए एक खास कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज होना जरूरी है. और फिर उसके अलावा जो अननेसेसरी एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स यूज हुए होते हैं उनको भी आप ओमिट कर सकते हैं. एंड व्हाट you should not omit important points or ideas. बस ये दिमाग में रखना है. साइज क्या होगा ये आपको बताया कि 1/3 होती है. ओरिजिनल टेक्स्ट जनरली लिखे हुए होते हैं. और फिर लिखा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच. when you are writing पैसेज, ऐसा पैसेज जिसके अंदर कोई डायलॉग हो, डायलॉग क्योंकि डायरेक्ट स्पीच होता है, कॉन्वर्सेशन हो कोई उसके अंदर, तो उसको आपने रिपोर्ट करना है. इनडायरेक्ट रिपोर्टेड
आपने रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। तो रिपोर्टेड स्पीच में यानी इनडायरेक्ट में आपने जो बात है वो लिखनी है, और पूरी बात को इनडायरेक्ट जैसे किया जाता है, मसलन एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं कि आपके सामने ठीक है, ये अगर उसके अंदर डायलॉग है आपकी, आप जो प्रेसी लिख रहे हैं उसके अंदर अहमद सेड आई एम सिक आई कांट कम टू कॉलेज, तो इसका इनडायरेक्ट तो होगा अहमद टोल्ड दैट he was sick and he couldn't come to college। ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच है, ये वाली फॉर्म लिखनी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये आप इंक्लूड भी करें या आपको करना भी पड़े। हो सकता है कि ये कोई इनसिग्निफिकेंट बात हो, ये जो है कोई इनसिग्निफिकेंट बात हो, आपको यूज ही ना करनी पड़े, और अगर करें तो इनडायरेक्ट में करें और उसका पूरा मैटर इस तरह लिखने की बजाय आप उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मसलन अहमद टोल्ड द रीजन फॉर नॉट कमिंग टू कॉलेज, सिकनेस एज द रीजन फॉर नॉट कमिंग टू कॉलेज, वही बात है लेकिन आपने उसको मजीद मुख्तसर कर दिया। सो इनडायरेक्ट स्पीच को यूज किया जाता है, ये बात होगी। Next we move on to tense and person। tense वही होता है जो पैसेज का अपना टेंस है। पैसेज प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे आप। अगर उसका पैसेज पास्ट है तो देन यू विल बी यूजिंग पास्ट टेंस, और if the passage is about future and it contains future tense then you are going to change, then you are going to keep on using the future tense। so इसमें tense की कोई कैद नहीं है, जो tense passage का है वही tense आपने यूज करना है। हाँ, passage के अंदर first person use, some passages can be given जिसमें first person is used। first person I है और we है। I तो purely first person होता है, जैसे I told my viewers that this is going to happen। now जब इसको आप इस तरह का पैसेज जिसमें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस किसी ने एक्सप्लेन किया हो, शेयर किया हो, नरेट किया हो, तो फिर आपने उसको आई के साथ बिल्कुल भी आई वाला जो प्रोनाउन है उसको ड्रॉप कर देना है और उसकी जगह थर्ड पर्सन यानी ही या शी जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। पर्सनल जाहिर है कोई ये इनह्यूमन चीज जो है वो तो अपने लिए आई यूज नहीं करती ना कि आपको इट लगाना पड़े, तो आप जनरली ही या शी लगा के अपनी बात कर सकते हैं। अच्छा, उसमें राइटर को भी आप यानी पैसेज को स्टार्ट इस तरह कर सकते हैं कि मिसाल है किसी ने लिखा है अपना कोई एक्सपीरियंस, मसलन 2016 की एक प्रेसी थी, उसके अंदर राइटर और उसका अगर आपने आपकी नजरों से गुजरी है, they go for excursion trip to some place in USA and the writer narrates that incident कि कैसे उन्होंने डिसाइड किया, कैसे वो उस जगह पहुंचे और उन्होंने वहां पे क्या कुछ देखा, किससे मिले वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये जो बात है जब आप स्टार्ट करने लगेंगे ऐसा पैसेज तो फिर आप डेफिनेटली यू विल नीड टू रेफर टू अ राइटर। ऑथर नहीं कहेंगे, इसके लिए ऑथर का लफ्ज यूज करना मुनासिब नहीं होता क्योंकि ये पैसेजेस वगैरह होते हैं। ऑथर जनरली बुक्स के लिए हम यूज करते हैं, तो आप राइटर का लफ्ज यूज कर सकते हैं। मसलन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसी तरह का पैसेज हो कि द राइटर एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू गो
to such a place. They went there by such and such means, and once they were there, they visited this place and that place, and etc. ये हो गया person third. और क्योंकि उसने I और we का यूज किया है, तो आप उसके लिए he और they का या them का जो भी appropriate pronoun होगा वो यूज करेंगे. Own words की बात मैं पहले कर चुका हूँ. A précis should be written in your own words. It means you may borrow important and key words from the passage. जैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि आपको लेने पड़ते हैं important key words passage से. Construction of the sentence should be your own. ये बात rephrasing अपनी construction होनी चाहिए. Exact copying of sentences from the given text is not allowed. अगर 2-4 जुमले नजर आ जाएं, बाकी बेशक ठीक लिखा हो, सिर्फ 1-2-4 जुमले ही नजर आ जाएं कि जो एग्जैक्ट कॉपी उन्होंने, तो आपको पास मार्क्स नहीं मिलते. इसीलिए ज्यादातर लोग जो हैं वो उनको इससे इशू होता है कि जी मैंने तो सही लिखा था, मैंने तो बड़ी मेहनत से लिखी है, लेकिन फेल हो गया हूँ. वजह यही है कि आप कॉपी कर देते हैं. सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू टेंड टू कॉपी द एग्जैक्ट टेक्स्ट व्हिच बिकम्स अ ट्रबल. ये सवाल मेरी नजरों में साथ साथ आ रहे हैं, मैं इनको वन बाय वन सबको ये खत्म कर लूँ, तो उसके बाद जवाब दे के फिर मैं आपके आज का जो हमारा फॉर्मेट है वो ये है कि पहले लेट मी शेयर द इंफॉर्मेशन एंड देन आई विल कम टू रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस दैट आई कैन सी हियर इन द चैट वन बाय वन, एंड लेटर ऑन आई विल डू अ मॉडल प्रेसी फॉर यू. खुद से करके दिखाऊंगा कि कैसे इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखनी है जो इंक्लूड करनी है और कैसे हम उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट से. अच्छा, फिर समटाइम्स हमें डायलॉग ये आ जाता है, उसकी भी प्रेसी बनानी पड़ जाती है. तो डायलॉग क्या होता है? बेसिकली कॉन्वर्सेशन है दो लोगों के दरमियान होती है कॉन्वर्सेशन उसको. सो उसमें दो जो लोग हैं, जो भी कैरेक्टर होंगे उसमें 2 या 3 या 4 जितने भी हों, जनरली डायलॉग 2 लोगों के दरमियान नहीं होता है. तो उनके नामों को लेते हुए हम एक इंट्रो उसका देंगे. मिसाल है कोई, उसमें जो डायलॉग होगा उसके अंदर सेटिंग नहीं दी हुई होगी कि अहमद खालिद से मिला, दोनों मार्केट में खड़े थे, अहमद ने खालिद से कहा और फिर अहमद दिस दिस दिस, खालिद दिस दिस दिस, और फिर वो अहमद खालिद का वो डायलॉग जो है वो शुरू हो जाता है. तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अहमद मेट खालिद एंड फिर जो मसलन अहमद ने कहा था जो बात जहाँ से शुरू की थी वहां से शुरू करें, और फिर जो उनके कॉन्वर्सेशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. कॉन्वर्सेशन याद रखिए क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होती है. एक बंदा पूछता है, दूसरा जवाब देता है. तो सवाल जवाब जो इम्पोर्टेंट उसमें इंफॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन आंसर उनके दरमियान में होंगे, उनको आपने उनकी जिस्ट, उनकी समरी इम्पोर्टेंट. ये भी ये नहीं है कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने वो कहा, बल्कि जनरली आप कह सकते हैं कि उसने इन चीजों के बारे में पूछा और उसने ये जवाब जनरली दे. तो ये डायलॉग की जो है वो प्रेसी इस तरीके से बनाई जा सकती है. A pressy writer should adopt an objective approach. He should not add his personal ideas to a pressy. Put all the important points and put all the important points and ideas in a logical order. हाँ, कई दफा हम इन्फरेंस से काम लेते हैं. इन्फरेंस क्या होती है उर्दू में? जैसे हम कहते हैं अखज करना, माखूज. तो कुछ चीजें हम माखूज कर लेते हैं, अखज कर लेते हैं, तो वो हम अपनी तरफ से बीच में ऐड कर देते हैं. फौरन एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये डिटेल टेक्स्ट के अंदर नहीं है, ये इसने इन्फर की है. वो इन्फ्रेंसेस वगैरह हमें कर्टेल करना होता है अपने आप को कि वो आप उसको जो है वो ना करें, यानी अपनी तरफ से कुछ उसके अंदर ऐड ना करें. फिर प्रेसी के जो पैसेज दिए जाते हैं वो हो सकता है 1 पैराग्राफ हो सकता है 4 पैराग्राफ, हो सकता है 5-6 हो छोटे छोटे. आपको लेकिन जब आप प्रेसी लिखेंगे तो 1 पैराग्राफ ही लिखना है, नॉट मोर देन 1 पैराग्राफ. प्रेसी को डिवाइड करके पैराग्राफ्स में नहीं लिखा जाता. प्रेसी इज ऑलवेज जस्ट वन
پیراگراف. اور رف ڈرافٹ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا وہی جو آپ پوائنٹس لکھنا شروع کریں گے جہاں سے ٹائٹل سے بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ ٹائٹل شروع میں دماغ میں سوچنے کیا ہونا چاہیے, اور اس کے نیچے پھر آپ نے جو انکلوڈ کرنے ہیں انڈر لائن کرنے کے بعد ان کو ریفریز کرنا ہے. اور رف ڈرافٹ بنانا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے کہ مثال ہے آپ نے لکھ لی ہے اپنی طرف سے سارا انکلوڈ کر لی ہیں امپورٹنٹ انفارمیشن جو آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے اپنے رف ڈرافٹ کے اندر ڈال لی ہے, بن گیا آپ کا رف ڈرافٹ. پھر آپ کے پاس اس وقت ٹائم ہوگا ٹو کاؤنٹ دا نمبر آف دا ورڈس, کتنے آپ نے لکھے. تو پھر اگر اس میں کم ہوں تو ضرور یہ نہیں ہے کہ اگر 100 ورڈس چاہیے اور آپ نے 70 لکھنی ہے, اس کا مطلب ہے یو نیڈ ٹو, بے شک اس میں سارے فیکٹس آ گئے ہوں, ایسا ہو سکتا ہے, پاسبل ہوتا ہے کہ پریسی 100 کی بنانی ہے اور آپ نے 50 لفظوں میں وہی بات امپورٹنٹ کر لی ہے جو کہ پریسی کے اندر وہ سارے پوائنٹس آ گئے ہیں 50 لفظوں میں, ٹھیک ہے. لیکن ایگزامینیشن کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے باوجود 100 ورڈز کا بنائیں یا 100 کے قریب 90 پلس مائنس 10 جو ہوتا ہے نا وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. پلس مائنس 10 مارکس از نو ایشو, ناٹ مارکس سوری, ورڈز, نمبر آف ورڈز 10 کم ہو جائیں 10 زیادہ ہو جائیں 15 تک کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ ہوں گے تو بھی ایگزامینر کو فیل ہوگا کہ یہ لینتھی ہے, اس سے کم ہوں گے یعنی 100 چاہیے اور 75-70 لکھے ہوئے تب بھی رائٹر کو ایگزامینر کو اندازہ ہو جاتا ہے. I being an examiner myself can tell from a handwritten text کہ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے اس پیج کے اوپر کتنے ورڈز ہینڈ رائٹنگ کے مطابق ہو سکتے ہیں. جنرلی I can very conveniently guess, اور یہ سارے ایگزامینر گیس کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بات مانیں. کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ پریسی لکھ کے اس کے بعد لکھتے ہیں جناب یہ سارا ویسٹیج آف ٹائم ہے, یہ آپ نے نہیں کرنا. آپ کے لیے اسپیشل ایڈوائس ہے کہ آپ اس میں ٹائم مت ضائع کیجیے کہ جی ٹوٹل نمبر آف ورڈز ان پریسی 389 اور ڈیوائڈیڈ بائی 3 نمبر آف یعنی نمبر آف ورڈز ریکوائرڈ ان دا پریسی, تو وہ آپ نے 3 سے ڈیوائڈ کر کے مثال لکھ دیا 115 اینڈ یور پریسی 118 ورڈز. یہ ساری ڈیٹیل ایگزامینر کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے لمبا لکھا ہے یا چھوٹا لکھا. تو وہ جیسے میں کہہ رہا تھا بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ جو رف ڈرافٹ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں پھر آپ کانٹ چھانٹ کر کے اگر زیادہ ورڈ ہوں تو ان کو کم کر سکتے ہیں, اگر کافی فرق ہو تھوڑے لفظ لکھے ہوں آپ نے تو پھر ان کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ پاسبل تبھی ہوگا جب آپ نے رف ڈرافٹ لکھا ہوگا. اگر آپ پہلی دفعہ ہی نیٹ ڈرافٹ لکھنا شروع کر دیں گے اور پھر جب کاؤنٹ کریں گے تو کم یا زیادہ ہوں گے تو پھر اس میں کانٹ چھانٹ اچھی نہیں لگے گی, لہٰذا رف ڈرافٹ بنانا ضروری ہوتا ہے. تو رف ڈرافٹ بنا کے اس میں نمبر کاؤنٹ کر کے ایڈ اپنا مائنس کر جو کرنا چاہیں پھر آپ فائنل ڈرافٹ جو اپنا لکھیے. اچھا, اور ٹائٹل آپ نے ہمیشہ ایک دینا ہوتا ہے. پریسی کا ٹائٹل شوڈ بی 1. جنرلی اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ ان کے دماغ میں ایک آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے تیسرا آتا ہے تو وہ تینوں لکھ آتے ہیں. بھائی جان آپ سے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اٹس یو ہو ہیز ٹو چوز دی کریکٹ ٹائٹل, ناٹ دی ایگزامینر. اٹس ناٹ دی ایگزامینرز چوائس کہ آپ اس کے سامنے پھینک دیتے ہیں کہ لے بھائی استاد جو تیرا دل کرتا ہے اس میں سے ٹائٹل چوز کر لے. استاد نے ٹائٹل چوز نہیں کرنا, تینوں ٹھیک ہوں گے لیکن وہ ان کے اوپر کراس لگا دے گا بیکاز ہی نیڈس اور شی نیڈس, دی ایگزامینر نیڈس اونلی 1 ٹائٹل. صرف ایک ٹائٹل جو ہے ایگزامینر کو چاہیے اور آپ نے بھی اپنا ایک ٹائٹل جو ہے وہ لکھنا ہے. اس میں ایگزامینر کو آپ نے چوائس نہیں دینی, یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا چوز کرتے ہیں. یہ بات ہوگی. اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آ جاتا ہوں ون بائی ون. کافی کوشچنز ہیں. اچھا جی, یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے جی؟ اچھا ہاں یہیں سے. All right, nice to see you here online. Yes, I remember you were in batch 6. Okay, and Ibtihaj can't hear now. He can hear then.
Sir, when you feel comfortable, kindly guide us how to cover other components of composition paper. Yes, I will do that. Then admin kindly, अच्छा ये भी हो गया. फिर sir 2018 का प्रेसी इंतहाई मुश्किल था या थी. इसको जरा इधर करेंगे पकड़ के यहाँ पे ये. अच्छा काम प्रेसी इंतहाई. हाँ, प्रेसी मुश्किल नहीं था. प्रेसी के लैंग्वेज जो था वो that was definitely difficult 2018. I agree. लेकिन not always, हर दफा नहीं ऐसा होता. लिहाजा don't worry about that. वो तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता. अगर मुश्किल आएगा तो बस फिर आपके लिए मुश्किल है जिनकी लैंग्वेज थोड़ी वीक है. बाकी जाहिर है उसमें यू कांट डू एनीथिंग. जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको आपने करना है. अच्छा जी, ये फिर बेटे आप इसको ना छेड़े ना. लेट मी हैंडल इट. आप कर दें जो करने लगे एक दफा कर दें प्लीज. ये अब छोड़ दें. अच्छा सर, एग्जैक्ट वर्ड्स और कंप्रेस करने के चक्कर में टेक्स्ट वाले वर्ड्स बहुत रिपीट हो जाते हैं आंसर में. मैं यही तो आपको खटक साहब बता रहा हूं कि ये रिपीट होने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता. बहुत सारे वर्ड्स रिपीट हो जाएं, सारे वर्ड्स आप वही डालें जो प्रेसी के अंदर है, कोई इशू नहीं. ये पता नहीं क्यों दिमाग में लोगों ने डाल दिया है आपके कि जी आपने नए लफ्ज डाल. कहाँ से नए लफ्ज आएंगे आप मुझे बताएं. एक आइडिया उसको एक्सप्रेस करने के लिए 10 लफ्ज यूज किए, आप 2-3 तो रिप्लेस कर लोगे, क्या सारे लफ्ज रिप्लेस कर लोगे? नहीं चाहिए होते और ना ही इसकी तरफ ध्यान दें. बस आपने जैसे कहा कि रीफ्रेज करना है उन्हीं वर्ड्स को. डोंट वरी कि आपने सिनोनिम को नहीं डाला. ये परेशानी नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में. फिर आगे सवाल है, सर हमारी प्रेसी पे डिटेल्ड लेक्चर हुए हैं. सर अगर आप हमें इस पूरे पेपर की एग्जाम टेक्निक्स शेयर करें तो सर इट विल बी रियली हेल्पफुल इन अपकमिंग मॉक एग्जाम्स एंड आल्सो इन गिविंग. ठीक है, चलिए मैं इस सवाल पढ़ के ये आपको पता चल गया. मैं देखता हूँ सब आपसे पूछ लेता हूँ क्या करना है. आगे है मारूशा मखदूम. Sir, is it necessary that presi should be in past tense always or can be written in present tense as well as according to situation? बिल्कुल ये मैं बात बता चुका हूँ कि प्रेसी का टेंस वही होता है जो टेक्स्ट का टेंस है. अगर टेक्स्ट पास्ट में है तो आप पास्ट टेंस यूज करेंगे, अगर टेक्स्ट प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट टेंस यूज कीजिए. अगर की बात की फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर यूज कीजिए. इसमें कोई इबहाम यानी कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए. मेक इट वेरी क्लियर कि आपको टेंस चेंज नहीं करना होता, टेंस वही होता है. अगला सवाल है, सर आउटलाइन इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी मेक, राइट? देयर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ आउटलाइन वी हैव. हो यस, ये ऐसे की आउटलाइन की हम बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग ऑफ प्रेसी आउटलाइन. कहना चाहिए था मुझको या यहाँ पे लिखना चाहिए, मैं करेक्ट कर लूंगा कि प्रेसी की आउटलाइन उस तरह आउटलाइन ही है. यू जस्ट नीड टू जॉट डाउन पॉइंट्स फॉर योरसेल्फ, या आप उसको रफ ड्राफ्ट लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने बाद में रफ ड्राफ्ट का लफ्ज यूज किया हुआ है. कोई पैटर्न नहीं है इसका, ये तो देखनी नहीं होती एग्जामिनर ने, ये तो आपने रफ वर्क में इसको यूज करना है. अच्छा सर आउटलाइन इज बेसिकली अ लिस्ट. अच्छा ये हो गया. एजुकेशन ये लिखेंगे, ठीक है. कैन वी यूज इडियम्स? अगर कोई इडियम रेलेवेंट है सिचुएशन जो के या आइडिया उससे रिलेटेड तो वो आप यूज तो कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बात जो मैं पीछे करके गया हूँ, नथिंग शुड बी, वो भी आप इन्फर करेंगे ना. उसमें भी यूजिंग एन इडियम एंटेल्स एन इन्फरेंस ऑन योर पार्ट. आप कुछ इन्फर करेंगे और उसको करने के बाद यानी अपनी तरफ से कुछ समझेंगे जो कि सही होगा. समझा आपने गलत, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत होती है. अंडरस्टैंडिंग आपकी परफेक्टली 100% ठीक भी हो तो क्योंकि वो आपका आइडिया है, वो टेक्स्ट में नहीं है, तो उसको अवॉइड करिए, चाहे उसमें फिर इडियम्स आए हैं जो भी चीज है. सफीना को प्रॉब्लम हो रही है, बोर्ड इज ब्लर्ड. अच्छा ठीक है, इसको हम विल मैनेज इट नेक्स्ट टाइम. फिर है फरखंदा, हाउ वुड वी नो दैट वी आर नॉट मिसिंग एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट? How would you know?
डेफिनेटली जैसे मैंने यूज किया था वर्ड कॉमन सेंस, और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि क्या चीजें आपने इंक्लूड नहीं करनी, उनमें मैंने बताया था कि कोई भी जो पैराग्राफ होता है उसका एक सेंट्रल आइडिया होता है और फिर रिलेटेड आइडियाज होते हैं। वो सेंट्रल और रिलेटेड आइडियाज ही आपको रिटेन करने होते हैं, उनकी इलेबोरेशंस, उनकी एग्जाम्पल्स वो एक्सक्लूड करनी होती हैं। फिर आगे है सर, व्हाट आर द कॉमन पॉइंट्स दैट एग्जामिनर चेक इन एवरी प्रेसिंग? गुड क्वेश्चन सारा अकरम। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू चेक फॉर एन examiner is the correctness of the language. Next comes the inclusion of important details, and finally exclusion of unnecessary detail. And ये सारी चीजें, 3 चीजें मैंने बताई, क्या क्या कि correctness of language from the beginning till the end, जहां पे नजर आएगी एग्जामिनर पॉइंट आउट सिर्फ क्या कर रहा होता है जनरली, आपके एरर्स लैंग्वेज के, और फिर वो चीज पॉइंट आउट कर रहा होता है जो कि नहीं इंक्लूड होनी थी और हुई भी है, और मिसिंग है तो उसके लिए किसी जहां पे होनी चाहिए वहां पे क्वेश्चन मार्क डाल देगा कि यहाँ देयर इज समथिंग मिसिंग, इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर जैसे मैंने कहा कि अंदाजा हो जाता है, मेरे सामने जब पेपर आता है मुझे अंदाजा हो जाता है 15 लाइनें लिखी हुई हैं, इन 15 लाइनों में कितने, या ये आधा पेज लिखा हुआ है तो आधे पेज में इस हैंड राइटिंग के साथ कितने वर्ड्स होंगे, और ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता है विद डिफरेंस ऑफ 5 to 10। ये फेस टू फेस क्लासेस में मैं जब प्रेसी पे क्लास लेता हूँ तो 7 स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जरा ये अपना लिखे हुए नोट्स पड़े होते हैं लोगों के पास, मुझे दिखाओ, अंदाजा करवाने के लिए कि मैं देख के अंदाजा लगा लेता हूँ। अगर मैं लगा सकता हूँ कॉमन सेंस के साथ कि इसमें इतने वर्ड्स हैं तो सारे एग्जामिनर लगा सकते हैं। आपको जो मैं बात कह रहा था ना कि वर्ड आखिर पे काउंट अपने लिए तो करें, लेकिन उसकी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं होती, टाइम मत वेस्ट करें। कैन वी actions like couldn't, shouldn't, won't, etc.? Yes, you can use them. There is no bar on it. There is no issue in using the contractions. So can we write the writer said or the author said? As I said, you can write this only when the passage has a personal voice. पर्सनल वॉइस का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है अगर वो है तो, अदरवाइज अगर पर्सनल नहीं है, राइटर ने ही थर्ड पर्सन यूज किया, तो फिर आपको द राइटर, ऑथर तो खैर मैंने वैसे ही मना किया कि ना आप यूज करें, राइटर यूज कर सकते हैं सिर्फ उस वक्त अगर उसने फर्स्ट पर्सन को यूज किया है। जैसे वो कहते हैं आई फेल्ट दिस दिस दिस, तो फिर ऐसी सूरत में आप कहेंगे द राइटर फेल्ट और ही फेल्ट और शी फेल्ट। पहली दफा जो है वो द राइटर लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप उसको राइटर को ही समझते हैं तो ही लिखते जाइए उसके लिए। अगर आप समझते हैं कि फीमेल राइटर है तो फिर आप शी लिखते जाएं, लेकिन बार बार द राइटर और अननेसेसरी कोई ऐसा पैसेज है, मसलन हैप्पीनेस के ऊपर किसी ने पैराग्राफ किसी राइटर ने लिखा हुआ है और आपको कहा गया कि उसको उसकी समरी बनाएं, उसकी प्रेसी बनाएं, तो उसमें आपको जो उसने लिखा हुआ है उसको कंडेंस करके आपने लिखना है। आपको द राइटर हैज दिस आइडिया ये कहने की जरूरत नहीं है। if some sentences are in present and some others are in past or future, we have to do preci as per the sentences tense। मेरे बेटे आमतौर पे अरसलान अशरफ ऐसा नहीं होता कि कुछ प्रेजेंट में होंगे कुछ पास्ट में होंगे। हाँ, हो सकता है कि किसी एक पैसेज में एक से ज्यादा टेंस हो, तो उनको जो आपने नीचे खुद ही से सोल्यूशन दिया होगा फिर उसी के मुताबिक जो चीज प्रेजेंट से रिलेटेड है वो प्रेजेंट टेंस से आप जाहिर है उसको, मसलन आज के वेदर की आजकल की इकोनॉमिक कंडीशंस की बात हो रही है तो फिर यही कहेंगे ना, टुडे पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम दिस दिस दिस, इन द पास्ट इट हैड सफर दिस दिस दिस। अगर ये इंपॉर्टेंट चीज है तो आप इसको इसी तरह समराइज कर देंगे कि आज ये है और कल ये था। सर काइंडली रिपीट दिस पॉइंट। क्या है जी? टेंस वाली बात, इससे रिलेटेड है ये।
पहले जो मैं कह चुका हूं, मुकद्दस अगर तो इसी से है तो फिर मेरा ख्याल है अब ये है कि प्रेसी का टेंस वही होता है जो कि टेक्स्ट का टेंस है। अगर उसमें प्रेजेंट पास्ट मिक्स हुए हैं या कोई और मिक्स हुआ है तो फिर सेंस के मुताबिक जैसे फिट होना है उसमें प्रेजेंट में तो प्रेजेंट कीजिए, अगर पास्ट में तो फिर पास्ट कीजिए। केबल हिल गई है बेटे। अच्छा बेटे इसको जरा छोड़ो, अच्छा नहीं हो मेरी तरफ से। ये जो आपने सवाल किया है मशाल कि सर एंड पे ही लिखना होगा टोटल वर्ड्स रिक्वायर्ड गिवन, लिखना नहीं होगा, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये टोटल वर्ड्स रिक्वायर्ड गिवन ये वो ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है मशाल। मेरा ख्याल है दूसरी तीसरी दफा ये बात कर रहा हूं कि इसका कोई फायदा नहीं होता। अपने लिए आप जरूर करें, काउंट कर लें वर्ड्स टोटल कितने आपने 1/3 बना लिए, बस दैट्स इट। मैंने जो पहले बात बता रहा था कि टीचर को अंदाजा हो जाता है कि ज्यादा है कम है या अप्रोप्रिएट है। अच्छा जी, कैन टाइटल ऑफ प्रेसी बी इन फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस? नो, नॉट एट ऑल। A title of a précis should always be in the form of a phrase. मसलन अभी मैं PMS के पिछले दिनों पेपर चेक किए हैं जिसमें एक पॉवर्टी के एक पैसेज था, पॉवर्टी के ऊपर। अगर आप में से किसी ने वो पेपर देखा हो तो उसमें जो मेन आइडिया है वो ये है, मैं लिख रहा हूं आपके सामने। I hope you can see this. So, but this is a sentence because it has a verb in here, and this is another sentence, rather two sentences, and it is a very long, क्या कहना चाहिए इसको, sentence. ये पूरा नजर आ रहा है आपको? मेरा नहीं ख्याल। चलिए, अब ज्यादा बेहतर आ रहा है। Poverty is a blessing, it is not a curse. ये मैं जैसे आपको बता रहा था कि एक अपना जो प्रेसी पिछले PMS के एग्जाम में आई है उसका ये जनरली ये सेंट्रल आइडिया है। तो स्टूडेंट्स ने किसी ने सिर्फ ये लिखा हुआ था इज के साथ, किसी ने ये लिखा हुआ था, ये गलत है। दिस शुड बी चेंज्ड। इसमें इज ही फालतू है, इसमें भी इज ही फालतू है और ये हम काट सकते हैं। हम कर सकते हैं इसको पॉवर्टी डैश लगा दें या कोलन लगा दें, दोनों में से कोई एक चीज यूज कर दें। यूं दोनों नहीं लगाने। डू यू अंडरस्टैंड? यूज वन ओनली। डैश लगा देते हैं। पॉवर्टी अ ब्लेसिंग काफी है, वैसे इतना काफी है। अगर वो भी लगाना चाहते हैं तो फिर लगा दीजिए ब्लेसिंग नॉट अ कर्स। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन वो लंबा हो जाता है। बात इतनी है, पॉवर्टी इज अ ब्लेसिंग। अगर इतना लिख देंगे, पॉवर्टी इज नहीं लगाना, पॉवर्टी ब्लेसिंग, या कर सकते हैं ब्लेसिंग्स ऑफ पॉवर्टी। अच्छा, अभी हो सकता है कोई सवाल करे कि जनाब ये कैपिटल होने चाहिए सारे वर्ड्स, तो आप कर दें, कोई हर्ज नहीं, ना करें कोई हर्ज नहीं। ऐसे कर दें तब भी ठीक है, ऐसे ना करें तब भी ठीक है। और सेंटेंस नहीं हो सकता, जैसे मैंने कहा फ्रेज होनी चाहिए। और सेंटेंस और फ्रेज में फर्क क्या है कि सेंटेंस के अंदर वर्ब होता है और फ्रेज के अंदर नहीं होता। मसलन इसी के लिए अगर किसी ने सिर्फ, अब टाइटल से ही जुड़ी हुई बातें जो दिमाग में आ रही है मैं शेयर करता हूं आपके साथ। अगर किसी ने इसका टाइटल सिर्फ पॉवर्टी दिया हुआ था तो
क्यों कि ये सिर्फ पॉवर्टी के बारे में नहीं था, ठीक है, इसमें वेल्थ के बारे में भी बात थी। तो ये जो है ना, ये इस तरह का जो अगर दिमाग में आया आपके वन वर्ड वाला, इसका मतलब है कि आपका जो टॉपिक है वो बहुत ब्रॉड है, आपको स्पेसिफाई करना चाहिए। जैसे ये स्पेसिफाई हो गया कि ये ब्लेसिंग्स ऑफ पॉवर्टी की बात होगी। किसी ने लिखा था, मिसाल है एक और टाइटल इसी से रिलेटेड, ये आप मार्कर जरा मुझे चेंज करके दें, ये बहुत पॉवर्टी बिल्ड्स गुड कैरेक्टर। ये भी बात एक लिहाज से ठीक है, जो इसमें पैसेज को पढ़ें तो ये भी अप्रोप्रिएट लगती है, लेकिन इसके अंदर ये बिल्ड्स क्या आ गया है, वर्ब आ गया है, तो ये मैंने टाइटल गलत कर दिया है। 5 नंबर में से इसे कोई नंबर नहीं दूंगा, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, पॉवर्टी बिल्ड्स गुड कैरेक्टर की बजाय या पॉवर्टी लीड्स टू गुड कैरेक्टर जो है वो वर्ब है, लीड्स भी वर्ब हो जाता है। किसी भी सूरत में आपने वर्ब नहीं लगाना, कुछ और बना लें लेकिन वर्ब को यूज नहीं करना। अच्छा जी, कैन वी यूज कंट्रैक्शंस हो गया, कैन टाइटल ऑफ रेसिपी हो गया। सर हाउ मच परसेंट शुड बी कॉपीड। बेटे कॉपी तो आपने, मैंने कहा कि नहीं करना कुछ भी इब्तिहाज, यू डोंट हैव टू कॉपी एनीथिंग, you can use the same words but your structure of sentence should be your own. आगे लिखा हुआ जी, इब्तिहाज का ही सवाल है, if we can't find the other words at that time, other words का मतलब क्या है, कौन से other words? मैं तो मना कर रहा हूं कि आपने other words यूज नहीं करने, मैं तो कह रहा हूं वही वर्ड्स यूज करें लेकिन रीफ्रेज करें। अच्छा जी, फिर इसको स्क्रॉल डाउन करें जरा। सर कैन वी मेक 2 रफ ड्राफ्ट्स, मिस बाउल एंड बेटी, ये बेटी हैं बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा ख्याल है मिसबा जनरली लड़कियों का ही नाम होता है। तो मिसबा, ये जरूरी नहीं है कि आप 2 रफ ड्राफ्ट बनाएं, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप 2 रफ ड्राफ्ट्स बनाना चाहते हैं तो बना लें, नो इशू। चेक तो आपका जो फाइनल ड्राफ्ट है वही होगा, ठीक है। देन कुरतुल ऐन हैज नो काउंट में ईच एंड एवरी वर्ड इज काउंटेड, काउंट में ईच एंड एवरी वर्ड इज काउंटेड। यस, जब आप काउंट करें कुरतुल ऐन तो फिर जाहिर है सब कुछ काउंट करेंगे। इज भी, ये जो अ बुक है ये 2 वर्ड्स हैं, एक अ है और एक बुक है। फिर सर कैन वी एक्सपेक्ट अ लिटरेरी पैसेज फॉर प्रेस योर कम्प्रिहेंशन इन अपकमिंग एग्जाम्स। देखिए बेटे, ये एक्सपेक्ट करना तो हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो प्रेस ही बनाना है, तो वो किसी भी तरह की पैसेज की आ जाती है। जनरली लिटरेरी पैसेज नहीं होते। लिटरेरी से मैं जो मतलब ले रहा हूँ, क्योंकि मैं लैंग्वेज का टीचर हूँ, मैं जब लिटरेरी पैसेज किसी को कहूंगा कि लिटरेरी पैसेज है, तो इसका मतलब है उसमें कोई लिटरेरी थ्योरी डिस्क्राइब की गई है या कोई लिटरेरी जॉनरे है स्पेसिफिकली जो दिया गया है, तो इस तरह का तो नहीं आता जनरली। कुछ और अगर आप लिटरेरी से मीनिंग ले रही हैं तो आई डोंट नो, तो मैं यही कह सकता हूँ इस सवाल के जवाब में। अगला है सर, एवरी टीचर इवेल्युएट प्रेसी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया, सम गिव 10 to 12 मार्क्स एंड सम 5 to 6 मार्क्स टू सेम प्रेसी। ठीक है, होता है। अच्छा, सवाल क्या है आपका? किधर गया भाई? नीचे चला गया है। हाँ, and some 5 to 6 marks to same presi. So it is very confusing for me that which evaluation is right. सारा बेटे इतना ज्यादा फर्क तो मैं नहीं समझता कि मसलन मैं और मेरे कॉलीग्स जो यहाँ पे हैं,
اتنا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو میں 10 دوں اور وہ 12 دے دیں, یا میں 12 دوں اور وہ 10 دے دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو میں 6 دوں اور وہ 12 دے دیں. یہ تو فیل اور پاس کا چکر ہے. 10-12 تو بڑے اچھے اور پاسنگ مارکس ہیں, اور 5-6 فیلنگ مارکس ہیں. اتنا میں نہیں مانتا کہ کوئی ٹیچرز میں اتنا ڈفرنس ہوتا ہوگا. 1-2 مارک کہاں ہو سکتا ہے. میں نے کسی کو 8 دیے ہوں تو اس کو 9 مل جائیں یا 7 مل جائیں, یا چلیں 6 مل جائیں یا 10 مل جائیں. 2 نمبر کا فرق ہو سکتا ہے. یہ میں نہیں مانتا کہ ٹیچرز میں اتنا. اور دوسرا سارا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو چاہے سی ایس ایس ہو چاہے پی ایم ایس ہو, نمبر آف ایگزامینر اسٹوڈنٹس تو ہوتے ہیں ہزاروں میں, لیکن یقین کرنا نمبر آف ایگزامینر 3 سے زیادہ نہیں ہوتے. انگلش کمپلسری ہے, اس میں سارے اسٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں, اور کیونکہ جنرلی یہ پہلا ہوتا ہے تو پہلے دن سارے ہی آ جاتے ہیں. پھر پہلے پیپر سے یہ اندازہ ہوتا ہے تو باقی کمپلسریز میں سے بھی لوگ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. اور لہٰذا انگلش پریسی کمپوزیشن سب پر اٹیمپٹ کرتے ہیں, اور ایسے بھی کیونکہ پہلے دن ہی ہوتا ہے. لہٰذا اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا. اور میں جیسے بتا رہا ہوں کہ ایگزامینر صرف 2 یا 3 ہوتے ہیں, پورے لاٹ کو انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے. بہت مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا تمہیں اندازہ نہیں ہے سارا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کم سے کم ڈفرنس ہو لوگوں کی ایویلیویشن کے اندر. ٹھیک ہے, اس لیے پریشان مت ہو. پھر اکثر کا می آلسو اوکے. انکا سوری, انکا ویلکم. سر کاؤنٹڈ ورڈز ٹھیک ہو تو لکھنے میں کوئی پرابلم تو نہیں؟ کاؤنٹڈ ورڈز ٹھیک ہو یعنی اگر آپ نے کاؤنٹ کیا پورے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, ان کو لکھ دیں, اس کو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اچھا, تھینک یو انکا. نیکسٹ از a teacher advises to write required and attempted words. ہائے محمد نعمان, پتہ نہیں, I don't agree کہ وہ لکھیں. آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ لکھ لیں. میں یہ نہیں ہے کہ جس نے لکھے ہوں گے تو اس کو کوئی نمبر کاٹ لیتے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لکھنے میں آپ کو ٹائم لگے گا. سارا یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کر لیں گے, اور وہ ایگزامینر مان لے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ نے 70 لفظ لکھے ہوئے اور آپ نے 100 لکھنے تھے, اور آپ نے وہاں لکھ دیا کہ میں نے 70 لکھے ہیں, سوری 100 لکھے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایگزامینر آپ کی 70 لفظ مان لے گا؟ اس کو میں نے بتایا میرے بیٹے کہ گٹ فیلنگ ہوتی ہے. گٹ فیلنگ سمجھتے ہو, جو اندر سے انسان کو, وہ ٹیچر اتنا, مثلا I have been teaching for the last 31 years. مجھے آپ ایک چھوٹا سا پیسیج دکھائیے یہیں پہ, اگر میں دیکھ سکوں پر نہیں دیکھ سکتا تو I can tell you very conveniently کہ اس میں کتنے ورڈز. آگے ہے جی ٹیچر والی بات ہوگی. پھر کیا ہے, 3 times reading while attempting Presi. علی رضوی, sure, I think کہ اگر تھوڑا سا بھی مشکل پیسیج ہو تو وہ 1-2 دفعہ سمجھنے سے, پڑھنے سے سمجھ نہیں آتا. تو یاد رکھو کہ ریڈنگ پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا, سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو 3 ریڈنگ کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ جیسے فرض ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہوں, آپ کو ایک ہی دفعہ میں سمجھ آ جائے, لیکن ایک دفعہ میں سمجھ آ بھی جائے تو بھی آپ کو دوسری دفعہ پڑھنا ضرور پڑتا ہے جب آپ نے جاٹنگ ڈاؤن کرنی ہے. حفظ تو نہیں ہو جاتا نا. تو اس لیے 3 ریڈنگز, زیادہ ٹائم نہیں لگتا 3 دفعہ پڑھنے میں. اگر مثال ہے لمبے سے لمبا پیسج جو آتا ہے وہ 500 ورڈ سے زیادہ کا نہیں آتا, تو 500 ورڈز ایک اچھا ریڈر جو ہے وہ میکسیمم 3 منٹس میں پڑھے گا, میکسیمم 3 منٹس میں پڑھے گا. تو اگر آپ نے ان کو 3 دفعہ بھی پڑھنا ہے تو اس پہ 9 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگتا, 10 منٹ لگ جائیں گے. سر repeat the point, حمزہ کا سوال ہے, about those words which don't have good synonyms. I missed that point. Good synonyms, bad synonyms کی بات نہیں ہو رہی بیٹے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ synonyms آپ کو اس طرف سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ نے وہی ورڈز یوز کرنے ہیں جو پریسی کے اندر ہیں. کتنا آسان آپ کے لیے کر دیے, صرف ان کو ریفریز کرنا ہے. اگر ایک لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ سینونیم یوز کر سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسا ورڈ جو کہ کی ورڈ ہے, مثلا ایجوکیشن کے بارے میں پیسج ہے تو ظاہر ہے اس میں ایجوکیشن 3-4 دفعہ یوز ہوگا, تو اس کے لیے پھر آپ کہاں سے سینونیمز لائیں گے ایجوکیشن کا, یہ کہہ رہا تھا میں. How many words can we add from passage into passage? پھر وہی بات آ رہی ہے بار بار ڈاکٹر عمیرہ. اب میرا خیال ہے یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ آپ
को ये इशू नहीं होना चाहिए कि कितने लफ्ज प्रेसी में से लेने हैं, सारे लफ्ज आप समझे प्रेसी में से लेने हैं, रीफ्रेज करने हैं. Sir, from examiner point of view, what are make or break points of Pressy writing? Zishan, myth, Pressy will decide you pass or fail the exam. Acha. Pressy will decide you pass or fail the exam. Pressy, in a way, does decide whether you pass or fail because Pressy reveals your true expression of English. अगर वो एक्सप्रेशन ऑफ इंग्लिश आपका अच्छा है तो प्रेसी में आप पास हो जाएंगे. इसका मतलब है कि पेपर भी आपने उसमें फिर आपने ट्रांसलेशन भी ठीक की होगी, उसमें फिर आपने कंप्रिहेंशन को भी अच्छी तरह अटेम्प्ट किया होगा. तो ये इंडिकेटर होता है एग्जामिनर के लिए कि अगर प्रेसी ठीक हुई भी है तो इसका मतलब है लैंग्वेज ठीक है. बेसिकली लैंग्वेज के ही एरर होते हैं, वो ठीक है तो इसका मतलब है कि आप बाकी पेपर में पास हो जाएंगे. हाँ, ये कहना कि अगर प्रेसी में फेल हो गए तो बाकी सारे पेपर में फेल हो जाएंगे, ये गलत है. प्रेसी में आप फेल इस वजह से भी हो सकते हैं कि हो सकता है लैंग्वेज तो आपकी ठीक हो लेकिन अपनी तरफ से कोई आइडिया इंक्लूड कर लें, या जो इंपॉर्टेंट आइडिया है वो आप इंक्लूड ना करें, या एग्जाम्पल्स जो कि नहीं इंक्लूड करनी थी वो आप इंक्लूड कर लें. अब ऐसी सूरत में आपने जनरली एग्जामिनर फेल तो नहीं करते अगर लैंग्वेज ठीक हो. तो अगर किसी ने कर दिया आपको फेल तो क्या मतलब है कि आपके बाकी नंबर काउंट नहीं होंगे? अगर वो पासिंग मार्क्स वाले हैं बेटे वो जरूर काउंट होंगे और आप पास हो जाएंगे. मिसाल है 100 नंबर का पेपर है, 20 नंबर की प्रेसी है और तो 80 जो बाकी हैं वो 80 में आपके 40 आ रहे हैं तो प्रेसी के नंबर 0 भी आप ले लें तो आप एग्रीगेट तो बना गए 40%. तो नोबडी इज गोइंग टू फेल यू. ये भी दिमाग में से मिथ निकाल दें. What if a candidate fails Pressy? What are the chances of him passing the complete paper? ये बात अभी खत्म हो गई. अम्मार अलवी साहब अभी मैंने ये बात की है कि प्रेसी और बाकी अगर आपके पास हैं प्रेसी में फेल हैं तो आप फेल नहीं होते, ये गलत है. असद अहमद, ये बात मैं अब रिपीट नहीं करूंगा, मैं कितनी दफा कर चुका हूं कि कोई 6% क्या एग्जामिनर, आप मुझे खुद बताओ, लॉजिकली बताओ असद, कि क्या एग्जामिनर एक एक वर्ड आपकी प्रेसी के देखेगा फिर उसके साथ कंपेयर करेगा और कहेगा ओहो इसके तो 7% हो गए? ये पता नहीं कौन किस तरह की बातें फैलाता है. फजूल बात है ना. आप खुद लॉजिक ही समझो. जो इस तरह की बात कर रहा है उसको कहो यार तेरा दिमाग ठीक है. एग्जामिनर इतना फारिग है कि वो मेरे नंबर गिनेगा, वर्ड्स देखेगा, इसमें फिर देखेगा कि कितने % प्रेसी में है कि नहीं है. उसने सिर्फ एक तुम्हारा पेपर चेक करना है. हजारों पेपर मेरे बेटे, हजारों पेपर एक एग्जामिनर चेक करता है. तो वो इन चीजों के बारे में मैंने कहा कि 3 चीजें हिफ्ज हो जाती है प्रेसिया में. यानी प्रेसी नहीं, प्रेसी के पॉइंट्स जो एग्जामिनर होते हैं 8-10 चेक कर लेते हैं ना, उसके बाद वही प्रेसी से अपने करनी है, कोई उसमें चॉइस तो नहीं होती. तो दिमाग में बैठ जाती है चीजें कि जनाब ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. तो बस उसके बाद फिर ऑटो पे लग जाता है एग्जामिनर. वो लैंग्वेज को देखता है, आइडियाज को देखता है, वर्ड्स उसका कोई हेडेक नहीं है कि इधर से लिए उधर से लिए. अगर वो अप्रोप्रिएट हैं, गलत इस्तेमाल नहीं हुए हुए तो वंडरफुल. प्रेसी पेपर में एंड पर करनी चाहिए, शुरू में या मिड में? और क्या ये करता है? एंड एग्जामिनर इरिटेट तो नहीं होते सीक्वेंस में ना करने से? बिल्कुल इरिटेट नहीं होता एग्जामिनर. जिस मर्जी सीक्वेंस में करें, जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं वैसे करें. मेरी एडवाइस होती है कि एंड पे करें क्योंकि ये सवाल सबसे लंबा होता है, इस पर सबसे ज्यादा टाइम लगता है और फिर आपके पास जो टाइम बचा हो वो पूरा आप फिर इसको दें. इसलिए मैं एडवाइस करता हूं कि एंड पे करें. मरियम अवान, सर टेल अस अबाउट title of a lot of people say that it should be an top bottom title should not be in capital word, also the quotation marks on both sides, italic etc. Okay बेटे मरियम, टाइटल जो है मेरे बच्चे मैंने ये इधर आपके सामने बनाया हुआ है. देखिए ये मैंने कहा था कि इसमें वर्ब नहीं होना चाहिए. बाकी लेटर पहला आप जो है टाइटल का वो कैपिटलाइज कर सकते हैं. अगर वो 3-4 लफ्ज हैं तो उनके आप ये वाले जो लेटर्स हैं पहले वो कैपिटलाइज कर सकते हैं और कोई इशू नहीं है. शुरू में ही आप बताओ ना, कोई भी बुक या कोई भी पैसेज या कोई भी चीज हो उसका टाइटल कहाँ पे होता है? शुरू में होता है. लिहाजा टाइटल टॉप पे ही होना चाहिए. एंड के ऊपर एक्सेप्टेबल है, टीचर उस पर फेल पास का चक्कर नहीं होता, लेकिन अच्छा इंप्रेशन ये है कि टाइटल शुरू में हो.
Sir, can we use question paper for underlining other purposes of? Yes, you can do that. नहीं, कोई वायलेशन नहीं होती. ये बात अमार अलवी में कह चुका हूं कि अगर प्रेस ही फेल तो पूरा पेपर फेल. ये मिथ है, रियलिटी. फिर है सर, वी हैव लर्नड दैट प्रेस ही हमेशा पास्ट टेंस में. मेरे बेटे, मैं कितनी बार कहूं, ये बात दिमाग से निकाल दें. जिस टेंस में टेक्स्ट है उसी टेंस में आपको जवाब देना है. Sir, should we solve Prezi first? Is there any good impact or on examiner if we solve Prezi first? बेटे सारा ये कोई एग्जामिनर प्री डिटरमिन करके नहीं आया होता कि आज उसने मैंने आप मसलन फॉर एग्जांपल टुडे आई हैव टू गो एंड मार्क अबाउट 300 पेपर्स. आज एक दिन में तो नहीं हो जाएंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी के, इट विल टेक सम डेज. तो आज मेरे पास जितना टाइम है मैं जाऊंगा, जाके बैठ जाऊंगा, शुरू कर दूंगा. अब किसी ने कोई पहले सवाल कर दिया, मुझे पसंद है जी, तो उस पर नंबर ऐसा कोई इशू नहीं होता. कोई इम्पैक्ट एग्जामिनर पे करेक्ट इंग्लिश का, बैड इंग्लिश का होता है. वो अगर ठीक है, आपकी लैंग्वेज ठीक है, तो कोई इशू नहीं है. लेट बच्चों को ऐड कर लेने काइंडली. अच्छा सर, कंपोजिशन पार्ट के बारे में कुछ बता दें प्लीज. अच्छा बताता हूँ, अभी टाइम है, डोंट वरी. नहीं, टाइम थोड़ा ही है, मैं जल्दी से. आर वी सपोज टू रीफ्रेज अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज? ऑब्वियसली मरियम, उसके अलावा फिर आपके अंडरस्टैंडिंग के अलावा आप किसी की अंडरस्टैंडिंग तो नहीं लिखेंगे उस पर. अच्छा फिर है, कैन वी डिवाइड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? ये क्या बात है भाई, ड्राफ्ट को क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दो? मुझे नहीं समझ आई सवाल की. लेकिन अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उधर यूज होता है जब कोई नरेट की जाती है, पहले ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, तो जाहिर है फिर आप उसी ऑर्डर से चलेंगे. इसमें क्या मुश्किल है? जोजीना सर, काश आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस लेते. सीरियसली आपके बाद मुझे प्रेसी लिखनी भूल गई है. आपके वे ऑफ टीचिंग सबको साथ लेके चलना रिमार्केबल है. अल्लाह ब्लेस यू. थैंक यू मेरे बेटे, अल्लाह आपको सलामत रखे. आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मैं आप सबके लिए दुआ करूँ. जहांजेब खान सर, how should we practice and how much practice is required? Good question जहांजेब. मेरे बेटे, तुम प्रैक्टिस करते रहो उस वक्त तक जब तक तुम्हारे प्रेसी में 8 नंबर ना आ जाए. मजाक कर रहा हूँ. यानी अगर if you think मेरा ख्याल है अगर तुम 10 प्रेसीज के पुराने पेपर्स लो, पिछले 10 साल के ले लो, 2011 से लेके 20 तक, और उनकी प्रेसेस एक एक करके टीचर को चेक करवा लो, उससे तुम्हें अंदाजा, खुद से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा. बहुत होती है 10 प्रेसेस बना चेक करवा लेना, चेक हो जाए वो प्रॉपर एग्जामिनर से. सर, शुड वी मेक प्रेसी मैट सेंटेंस बाय सेंटेंस? नो मेरे बेटा, याद हो ही नहीं सकता सेंटेंस बाय सेंटेंस. हर सेंटेंस को आप 1/3 नहीं कर सकते. कुछ तो हो जाएंगे और कुछ होंगे ही 3 वर्ड्स के, तो फिर आप क्या करेंगे? ये बेटे आइडिया से रिलेटेड है. मेरा ख्याल है सारी बातें हो चुकी हैं. सर, व्हाट इफ वी लीव अ फ्यू सेंटेंसेस टू इंक्लूड? मेरे बेटे, फ्यू सेंटेंस क्या, बहुत से सेंटेंसेस छोड़ सकते हैं आप. Do we need to eliminate names of person, thinkers, etc. or reference of given paragraph? अगर तो वो एग्जाम्पल है तो आप छोड़ सकते हैं. अगर उसका कोई आइडिया और थॉट डिस्कस हो रहा है, कि मिसाल है इकबाल के बारे में कोई बात कर रहा है, तो फिर इकबाल का नाम तो आएगा. सर, काइंडली रिपीट मुकद्दस मजहर का है. विच पर्सन वी कैन राइट? थर्ड पर्सन. यार्ड स्टिक, फिर वही बात है कि इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इसलिए होती है कि मुश्किल है. अदरवाइज आप इसमें पास हैं तो जरूरी नहीं है कि बाकी चीजों में आप पास हों. अगर बाकी में पास होंगे तो पास होंगे. अगर इसमें फेल हैं और बाकी में पास हैं और टोटल आपके पास मार्क्स बन रहे हैं वैसे ही 40, तो फिर आप पास हैं. डोंट वरी. You don't have to, Rabel Raja. My question is, if we use sentences same as written in original text, would it be fine? बेटे, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आप मजबूर हैं, फिर आप करेंगे. अदरवाइज I wouldn't say that you should copy a single sentence from the text.
कोट्स फ्रॉम फिलोसोफर लंबी चौड़ी आप एग्जांपल्स में जनरली होती हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं होती. सर व्हाट दिस, अच्छा मिस पाउल एंड बेटी है मेरी, अच्छा शुक्र है. सर व्हाट डिस्टिंग्विशेस एन एवरेज प्रेसी फ्रॉम अ ग्रेट प्रेसी? It's you know, it's the writer's style that makes a difference. हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, कुछ का अच्छा होता है, कुछ का अच्छा नहीं होता. तो अच्छा ना होने का मतलब ये नहीं कि बुरा होता है, मतलब उतना कुछ का बहुत अच्छा होता है, कुछ का रिलेटिवली कम, कुछ उससे कम. तो वो पढ़ने में अंदाजा होता है. आप को कैसे अब मैं समझाऊं? तो ग्रेट प्रेसी वही है जो एग्जामिनर के दिल को लग जाए. आपके लिए हो सकता है बड़ी ग्रेट हो, एग्जामिनर को पसंद ना आए, या एक एग्जामिनर के लिए बड़ी ग्रेट हो, दूसरे के लिए एवरेज हो. सो इसके बारे में कुछ इस तरह क्या मैं कहूँ. सर आपने सर फ्रॉम एग्जाम व्हाट आर मार्क मेक और ब्रेक, ये हो गई सारी बातें. हाईएस्ट स्कोर कितने? हाईएस्ट स्कोर मैं जो इस दफा दिए हैं वो 14 दिए हैं, 14 आउट ऑफ 20. आप ये छोड़ दें एग्जामिनर कितने होते हैं कितने नहीं होते, आप तसल्ली रखें कि आपने काम सही करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर यू नो कितने हैं कितने नहीं. आपके साथ ज्यादती नहीं होगी. काइंडली रिमेंबर कि हम मतलब एफपीएससी वाले पीपीएससी वाले लोगों को फेल करने नहीं बैठे हुए, लोगों की अंग्रेजी इतनी पुअर है कि वो फेल हो जाते हैं. सर हमें बताया था कि 10% प्रेसी वर्ड्स यूज हो सकते हैं बस. मेरे बेटे निकल आओ इस चीज से, इस खौफ से निकल आओ कि कितने परसेंट. कोई वर्ड नो बडी हैज, मैंने आपको लॉजिकली समझाया नहीं कि कैसे पॉसिबल है कि वो लोग जो है वो आपको के वर्ड्स की परसेंटेज चेक करते फिरे. आई गेट 9, 10, 11 मार्क्स. आर दीज गुड मार्क्स? मोहम्मद साजिद, साजिद ही अगर आपका नाम है, आगे पता नहीं सजील तो नहीं है, मुझे SAJI तक नजर आ रहा है. तो यस एक्सीलेंट मार्क्स आई वुड से. कभी देखिए एक ही दिन चेक करने एग्जामिनर एक ही दिन हमें अगर 10 चेक कर रहा है तो अगले दिन जरूरी नहीं है कि उनको एग्जैक्टली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. सो छोड़ देंगे, किस्मत की बात है आपकी. If we are getting 8, 10 marks in checking from this academy exams, mean am I good or bad in handling it? You are very good at handling it, Javeria. Don't worry. कोहेरेंस से रिलेटेड एक सवाल, ये क्या है, जरा थोड़ा सा ऊपर करना बेटे मेरे, ये ज्यादा हो जाता है, जस्ट अ लिटिल बिट. ये वाला सवाल चाह रहा हूं, ये वाला. सर हाउ मच कोहेरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं उसमें बात नहीं हो सकी हमारी. कोहेरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इसके लिए हमको कोहेरेंस मार्कर्स जिन्हें हम कहते हैं, या लॉजिकल कनेक्टर्स भी कहा जाता है, वो यूज करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंटली. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हर दफा ही लगाए जाएंगे, लगाने पड़ते हैं, लाजमी होते हैं. अदरवाइज भी इन लफ्जों के बगैर भी एक पैराग्राफ कोहेरेंट होता है अगर एक आइडिया के बारे में लिखा हुआ. अच्छा मेरे बच्चे, अब मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के यहाँ पे आया था कि कंपोजिशन के बाकी पेपर के बारे में बताएं. तो मैं, मेरा ख्याल है अब इस तरफ आता हूँ. मेरे दिमाग में जो प्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जरा जल्दी से आराम से रुको. ये सवाल इर्तिजा का मैं देख, एक मिनट रुकिए, बस छोड़ दें. Points from the passage in the same order as used in the original text. Important that you keep that order. आगे चलिए. ये डॉक्टर शुमाइन का, सर काइंडली गिव अस अ लेक्चर ऑन essay too because there are so many. ये भी हो जाएगा, ठीक है, I'll tell them. Can you please recommend some general book, sir? मेरे बेटे ग्रामर के लिए ना आपको मैं रिकमेंड करूंगा रेमंड मर्फी की जो बुक है, जो आपके CSS के सिलेबस में भी है, ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए वो बड़ी अच्छी किताब है, रेमंड मर्फी की. उसका नाम है क्या नाम है,
बहरहाल राइटर का नाम मैं लिख देता हूँ, अब बुक का टाइटल मेरे दिमाग से निकला हुआ है, ये भी आपके उसके रिकमेंडेड बुक्स में है, रेमंड मर्फी। ये ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। सर प्रेसी रिटन पैराग्राफ की स्ट्रक्चर सेम ऐसे बॉडी पैराग्राफ जैसा होना चाहिए, या रूल्स को एग्जामिनर नहीं देखता? प्रेसी में नहीं देखता। प्रेसी राइटिंग, मैंने जैसे कहा कि आपको 3-4 पैसेजेस पैराग्राफ्स आ सकते हैं जिनका आपने एक ही पैराग्राफ के अंदर लिखना होता है, लिहाजा उसमें वो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, उसमें कंटेंट जो आपको मैटर करते हैं, जो आपने इंक्लूड करने हैं, और वो ही के इंपॉर्टेंट चीजें आपने बतानी। सर प्लीज ऐसे पर भी किरण जाहिद, ओके मेरे बेटे, जरूर इंशाल्लाह। यस, इंग्लिश कायनात ने लिख दिया इस बुक का नाम, रेमंड मर्फी की बुक का नाम है इंग्लिश ग्रामर इन यूज। इंग्लिश ग्रामर इन यूज, ये अच्छी किताब है। ये आखिरी बात थी। अच्छा, would you please be kind enough to check one of our papers for our better guidance? How can we reach you out? You can Nurul Huda send it to, जैसे आप बाकी असाइनमेंट्स भेजती हैं और ऊपर लिख दें कि मे बी चेक बाय डॉक्टर अल्ताफ, तो फिर वो मुझे मिल जाएगा, I'll check it. मैं इतने आपके सवालों में उलझ गया हूँ कि जो मेरे दिमाग में कुछ चीजें थी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, वो रह गई हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर निकल आए। लैंग्वेज फ्लॉलेस है, एक्सप्रेशन वीक है, तो इशू तो नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। तुम लोगों का जो लैंग्वेज है वही रहनी है। एक महीने में लैंग्वेज ने इंप्रूव नहीं कर जाना, वोकैबुलरी इंप्रूव करेगी डेफिनेटली, लैंग्वेज टेक्स लॉन्गर टू इंप्रूव। तो अभी उसी से गुजारा कर रहे हैं जो तुम्हारे साथ पास है, और प्रैक्टिस करो, ठीक हो जाएगा। छोटे छोटे इधर उधर के जो दिमाग में डालते हैं ना, और जनरली हमारे क्लास फेलोज ही फलां सर ये कह रहे थे, फलां सर वो कह रहे थे, यार जो कहते हैं कहते रहें। छोटी सी बातें जो आज हमने इस लेक्चर में आपको बताने की कोशिश की है, बस उनको दिमाग में रखें। इधर उधर की कोई कंफ्यूजन जो है, वो कंफ्यूज रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे तो काम नहीं होगा। सवाल पूछना छोड़ दें, काम करना शुरू कर दें। एडमिन प्लीज, बोर्ड इज ब्लर, देखो क्या ब्लरनेस है। अच्छा, ये वाला बोर्ड, इसको फोकस का कुछ मसला होगा। चलिए ठीक है। हाँ जी, अली रिजवी ने कहा सम पीपल रिकमेंड रसल। अच्छा, ये रीडिंग के लिए बिल्कुल रसल बहुत अच्छा है, वेरी गुड। बर्टन रसल है, एल्डस हक्सले है, बेकन है, बेकन के एसेस हैं। तो रीडिंग तो जितनी ज्यादा हो उतनी कम है। कम तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन जितनी ज्यादा उतना अच्छा है। द मोर यू रीड, बिल्कुल पढ़िए, रसल को पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए। आप यार इकोनॉमिस्ट जो है वो पढ़ें, टाइम्स को पढ़ें, अंग्रेजी जो उनकी लेटेस्ट है वो उनके अंदर है वो पढ़ना। ये जो मैगजीन्स है ना 2-3 जो आपको बता रहा हूँ, टाइम्स और न्यूज वीक और इकोनॉमिस्ट, इनको आप पढ़ें जरूर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो डॉक्यूमेंट आपके सामने है ये आपके साथ शेयर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ से इसी के ऊपर जा रहा हूँ, सैंपल आपके सामने एक जो है वो डिस्कस करता हूँ। ये जरा बंद कर दें, क्वेश्चंस ना कीजिए प्लीज। ये आप आज गोल जो लिखा है, सर काइंडली मेक अ ड्राफ्ट एज एग्जांपल, आप इसको हटा दीजिए, साइड पे कर दीजिए। इसको भी नीचे कर रहा हूँ, आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए, मुझे इसकी तरफ देखिए। ये आपके सामने है ना पैसेज, क्लियर है? अब देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक अ प्रेसी इन द गिवन स्पेस। ये एग्जांपल के लिए है, अच्छी एग्जांपल इसलिए है कि इसमें जब मैंने बताऊंगा कि आपने कितनी चीजें निकाल सकते हैं तो फिर आपको हौसला होगा कि हाँ यार हम तो ऐसे ही डरते रहते हैं। देखिए, अ लाइफ ऑफ एक्शन एंड डेंजर moderates the dread of death. It not only gives us fortitude to bear pain, but teaches us at every step the precarious tenure on which we hold our present being. Sedentary and studious men are the most apprehensive on this score. इसमें एक बात की गई है
اور پھر اس کو الیبوریٹ کیا گیا ہے اور پھر اس بات کا اپوزٹ کہا گیا ہے. پہلی بات کی گئی ہے کہ ایکشن اور خطرناک ایکشن والی اور زندگی اور خطروں والی زندگی جو ہے وہ موت کا جو خوف ہے اس کو ماڈریٹ کر دیتی ہے, کم کر دیتی ہے. یعنی اگر آپ ایکٹیولی زندہ ہوں اور خطروں سے کھیلتے رہیں تو پھر آپ کے لیے موت کا خوف نہیں رہتا. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا یعنی جو آگے اس کو الیبوریٹ کیا پوائنٹ کو, اٹ کا مطلب ہے دیٹ لائف آف ایکشن اینڈ ڈینجر not only gives us fortitude کیا ہوتا ہے, strength of character to bear pain, but teaches us at every step the precarious tenure on which we hold our present being. Tenure period کو کہتے ہیں, precarious week کو کہتے ہیں, کہ جو ہماری زندگی بیسکلی ہمیں لگتا ہے نا بہت بڑی ہے, ویسے تو دیکھیں تو اتنی بڑی زندگی نہیں ہے. ابھی تک آپ نے جو گزار لیا لگتا ہے کل ہی پیدا ہوا تھا, کل ہی اسکول جانا شروع ہوا تھا, کل ہی کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا, ایسا ہی ہے نا. تو ہماری جو پریزنٹ لائف ہے وہ کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں, یہ اس کا مطلب ہے. پھر آگے پوائنٹ جو ہے نا وہ دوسرا سٹارٹ ہوا ہے, سیڈنٹری. ایکشن کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے, سیڈنٹری ہوتا ہے جو بیٹھا رہتا ہے ایک جگہ, اور اسٹوڈیس مین, اسٹوڈیس بھی وہی جو پڑھنے والے ہیں, ظاہر ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں, آر دا موسٹ اپریہنسو آن دس اسکور. آن دس اسکور کا مطلب ہے آئیڈیا. اپریہنسو یعنی وہ اس کے اوپر بہت ان کی اپریہنشنز ہیں, یعنی موت سے بہت ڈرتے ہیں. اور پھر آگے اس کی ایگزامپل ہے, ڈاکٹر جانسن واز این انسٹنس ان پوائنٹ. انسٹنس ایگزامپل کو ہی کہتے ہیں. اور پھر اس کا بتایا ہوا a few years seemed to him soon over compared with those sweeping contemplations on time and infinity with which he had been exposed himself. In the still life of a man of letters there was no obvious reason for a change. اچھا, یہ ایک اچھی ایگزامپل ہے, اس میں پاسٹ بھی آ رہا ہے اور پریزنٹ بھی آ رہا ہے. دیکھیے ذرا یہاں تک جو پہلا حصہ ہے اس کا, پہلی 3 لائنیں یہ پریزنٹ کے اندر ہیں, اور پھر ڈاکٹر جانسن والے جو 3 سینٹینس ابھی میں نے پڑھے ہیں یہ پاسٹ میں. چوتھا بھی, he might sit in an armchair and pour out cups of tea to all eternity would it had been possible for him to do so. یہاں تک یہ 4 سینٹینسز جو ہیں یہ پاسٹ میں. پھر آگے ہے, the most rational cure after all for the inordinate fear of death is to set a just value on life. اچھا, جیسے میں بتا رہا تھا کہ پہلے بتایا کہ لائف آف ایکشن اینڈ ڈینجر موت کا خوف دور کر دیتی ہے, ہمارے کریکٹر کو اسٹرانگ کر دیتی ہے, اور ہمیں زندگی جو کہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اس کی اہمیت کا اندازہ بتا دیتی ہے. جبکہ سست اور بیٹھے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں زیادہ پریشان رہتے ہیں. اور پھر اس کی ایگزامپل دیکھی ڈاکٹر جانسن کی. اس ایگزامپل کے بعد آگے کیور بتایا ہے موت کے خوف کا. The most rational cure after all for the inordinate fear of death is to set a just value on life. کہ زندگی کی اصل قیمت کا اندازہ لگائیں آپ. یہ منطقی ہے کہ زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے. ریشنلی ہم اپنے آپ سے سوال کریں. If we mere wish you on the scene to indulge our headstrong humor and tormenting passions, we had better be gone at once. اگر ہم صرف محض اس لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں, سین میں رہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ہیومر اور اپنا پیشن جو اس کو, جو بھی ہے ہمارا ہیومر, جو بھی ہمارا پیشن, جو بھی ہمارا شوق ہے, اگر ہم صرف شوق پورا کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو وہ کہتا ہے بے شک جلدی ختم ہو جائے. شوق تو ختم نہیں ہونے نا, تو پھر جلدی ختم ہو یا دیر سے ختم ہو, it doesn't make any difference. اور دوسرا, and if we only cherish a fondness for existence according to the good we desire from it, اگر ہم اپنی حقیقت اپنی ایگزسٹنس کے اندر ہم نے کوئی چیز یہ رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے what good we are doing for the others, the pang we feel at parting with it ہونا چاہیے, which it will not be very severe. یعنی اگر ہمیں اپنی زندگی کا ادراک ہو جائے کہ ہم اس میں سے کیا کچھ اچھا حاصل کر رہے ہیں اور وہ اچھا حاصل کرتے رہیں, تو پھر ہم چلے بھی جائیں تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا. اب اس پورے پیسج کو پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد آپ کے دماغ میں آنا چاہیے کہ جو ڈاکٹر جانسن والی ایگزامپل ہے اس کو بالکل سیدھا اسٹریٹ اوے نکال دیں گے آپ. پورا یہ 4 لائنیں نکل جائیں گی. ڈاکٹر جانسن واز an instance in point, اور پھر آگے the most rational cure. یہ جو 4 ہیں یہ
टोटल एग्जाम्पल है, इलेबोरेशन है, इसका मेन आइडिया के साथ सिवाय एग्जाम्पल के और कोई ताल्लुक नहीं है। मेन आइडिया क्या है कि लाइफ ऑफ एक्शन, मैं अंडरलाइन करना होगा तो क्या करूंगा, लाइफ ऑफ एक्शन इन डेंजर moderates the death of death, it not only gives us 40, ये 2 लाइनें तीसरी लाइन के मिडल तक, और फिर आखिरी 3 लाइनें ये मैं अंडरलाइन करूंगा। If we mere wish to continue on the scene to indulge our headstrong humor, यहां से लेके आखिर तक ये मैं अंडरलाइन कर लूंगा और इनको रीफ्रेज कर दूंगा, रीस्ट्रक्चर कर दूंगा और प्रेसी बनाऊंगा। इसका सोल्यूशन मैं आपको अब लिखने का टाइम नहीं है, नहीं तो लिख के बताता, लेकिन मेरे पास सोल्यूशन इसका है। ये देखिए, इफ वी लीड एन एक्टिव लाइफ फेसिंग डेंजर्स वी विल लेस फियर डेथ। या ये एक स्टूडेंट नहीं बनाई हुई है, इसलिए वी विल फियर डेथ लेस होना चाहिए, ये लेस एंड पे जाना चाहिए। पीपल हु लीड अ लेजी एंड पीसफुल लाइफ, वो जो स्टूडियस उसकी जगह इसने ये कर दिए, आर द मोस्ट अफ्रेड ऑफ डेथ। यहां तक बात होगी, जो पहली जो 3 लाइनें थी उनको उसने इस तरह लिख दिया। इससे मुख्तलिफ तरीके से आप लिखेंगे, जाहिर है हर कोई एक तरह से नहीं लिखता, लेकिन यही पॉइंट होना चाहिए। आगे, द मोस्ट सेंसिबल वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द फियर ऑफ डेथ इज टू वैल्यू लाइफ प्रॉपरली। If we do not give unnecessary importance to our life, we will not feel the pang of death. Pang of death वहीं से लिया है ना, ये active life, dangers, वही लफ्ज है ना, less fear, fear of death। यहाँ पे उसने 2 लफ्ज चेंज किए, lazy और peaceful। वो जो synonyms होंगे for those 2 words वो जो थे, studious और कौन सा था एक लफ्ज, उसके लिए ये उसने यूज। बाकी सारे वही वर्ड्स, unnecessary importance, value life properly, feel the pang of death। अब बताइए, ये है इसके अंदर हमने क्या निकाला है, आप बताइए। एग्जाम्पल आपके सामने की है, सिर्फ एग्जाम्पल निकाली है, बाकी सारा वही चीज है, लेकिन रीफ्रेज हुई। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये पूरा आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, इसमें 4-5 सैंपल हैं, और फिर उन सैंपल्स की आगे प्रेसी भी बनी हुई है मजीद। कंप्रीहेंशन के बारे में आप सब कह रहे थे कि बताइएगा कुछ, यहाँ पे क्वेश्चंस थे, मैं नहीं बता पाया, आज फोकस इसी पे रहा। ये कंप्रीहेंशन से रिलेटेड भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, और कैसे करनी चाहिए वो भी इसके अंदर सारे रूल्स हैं। आई होप दैट वाज ऑल। आई विल टेल देम दैट यू नीड टू हैव अनदर, यू वांट टू हैव अनदर लेक्चर विद मी, ऐसा ही है ना। और जो है वो I'll ask them and then we'll schedule some lectures for you later on. Yes sir, on essay, yes sir please। ठीक है बेटे, ठीक है, okay fine, thank you so much। See you all, Fatima, Shumam, Arsalan, and everyone, Muhammad Amir, Dr. Sajjad, etc. Amna, Aman Nazir। See you all. Thank you so much and take care. Have a good day. Tell you, that's it. बंद कर दीजिए।